इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक यंग कश्मीरी लड़का जो अपने ड्रीम्स और अपने बेटर फ्यूचर के साथ जे.एंड.के बैंक चला जाता है, जहां पे उसको प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको इजी लोन और एक फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। यह है आसिफ, जिसने एक कार लोन लिया था ये सोच के कि उससे उनकी फैमिली की लाइफ अच्छी होगी, पर आसिफ को यह नहीं पता था कि वो उस माया जाल में फंस जाएगा जहां पे उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ ईएमआई चुकाने में लग जाएगी। दूसरी साइड से ये है आशिया, जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन किया था ये सोच लेके कि उससे उनकी घर की लाइफ सुधर जाएगी, पर आशिया उस जाल में फंसती जा रही थी जो उसको ले डूब रही थी। जहां मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो वही लोन या फिर उधार पे लिया हुआ पैसा हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। ये वो आग है जो बहुत सारे घरों में लग जाती है। कभी कोई मजबूर होता है तो कभी कोई अय्याशी करने के लिए, और ये सब कुछ आज हमारे कश्मीर में हो रहा है। सो आज हम इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में ये एक्सपोज करेंगे कि आखिर कैसे ये जे.एंड.के बैंक एक लोन सिस्टम नहीं बल्कि एक ऐसा माया जाल है जिसमें हर एक कश्मीरी दसता जा रहा है। पर कैसे, वो आज आप इस वीडियो में जानोगे, चाहे वो लोन्स की शक्ल में हो या फिर ईएमआई की शक्ल में या फिर क्रेडिट कार्ड ही क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम और आप एक सच्चाई से तो बहुत ही अच्छे से वाकिफ है। वो सच्चाई है लोन्स की, यानी कि कर्जे की। एक जमाना था जब लोग अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चे की शादी या फिर पढ़ाई के लिए मजबूरी में लोन लेते थे। पर ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स और हमारे दिमाग को नीड्स और वांट्स के बीच का डिफरेंस दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया है। अब लोन्स एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है हमारी जिंदगी का, और जहां एक इंसान की नीड एक 6 लाख रुपए की 4 व्हीलर है, वहीं पे वो 20 लाख रुपए की गाड़ी ईएमआई पे खरीद के आ जाएगा, क्योंकि अब कुछ भी खरीदना बहुत ही आसान हो गया है। हमारा कंट्रोल, हमारा फोकस एक साथ खत्म हो चुका है। जैसे एक जमाने में हमें लोन लेने में धक्के खाने पड़ रहे थे, तब इंसान मजबूरी में भी लोन लेने से डर रहा था। और आज क्रेडिट कार्ड के साथ साथ लोन एप्लीकेशन जो हमारे मोबाइल फोन्स में होती है, जिसके कारण लोन लेना हमारे लिए एक आम सी बात हो गई है। अब हम लोन लेने से पहले जरूरत नहीं देखते, और फिर हमारी यही आदत, यही सोच की वजह से हम एक ऐसे गड्ढे में जा गिरते हैं जहां पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, आर्गुमेंट्स और यहाँ तक कि हाथापाई भी होती है। पर बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जब आसिफ के ड्रीम्स बहुत बढ़ गए थे, जब वो जे.एंड.के बैंक चला गया, जहां पे उसको प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको इजी कार लोन देंगे, ये बोल के कि उससे उनकी फैमिली की जिंदगी बहुत अच्छी होगी। पर आसिफ कहते हैं इन लोगों ने इसको बहुत सिंपल किया था, कुछ सिग्नेचर्स करवा के, ताकि मैं अपनी गाड़ी चलाऊं। मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। पर आसिफ की कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो रही थी। आसिफ की कहानी तो अब शुरू हो रही थी। अब तो आसिफ के साथ इतना बुरा हो रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी अब ईएमआई चुकाने में लग रही थी, जिसका कोई एंड ही नहीं था। अब तो मेरी जिंदगी मानो जहन्नम बन चुकी है। मेरी पूरी महीने की सैलरी इसी ईएमआई चुकाने में लग जाती है। अब तो गाड़ी चलाने में भी मुझे डर लगता है। यहाँ आसिफ से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। पहला, कि अगर आसिफ उस कार के बजाय वो पैसा किसी एसेट में लगा लेता, यानी कि किसी बिजनेस में लगा लेता, तो वहां से इनकम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। पर उसने एक कार लोन लिया जो एक फाइनेंशियल बर्डन था और कुछ भी नहीं। दूसरा, हम कश्मीरियों की एक बहुत बुरी आदत है कि हम एसेट के बजाय लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं, यानी कि इनकम के बजाय हम खर्चे ज्यादा करते हैं। हम आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स में नहीं छोड़ेंगे बल्कि सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे कि आखिर इन सब से निकला कैसे जाता है। और इस वीडियो के एंड में हम आपको बहुत अच्छी टिप्स भी देंगे कि आखिर लोन या ईएमआई को रिपे कैसे किया जाता है, और वो भी कम समय में। अब आपको लग रहा होगा ये बात तो यहीं तक सीमित थी, आसिफ के ईएमआई और कार लोन तक, राइट? पर नहीं, इससे भी बड़ा और खतरनाक है द सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रैप। यकीन मानो ये एक बहुत बड़ा जाल है जो कश्मीरी औरतों को टारगेट करता है, स्पेशली गांव की औरतों को। इस पूरे माया जाल को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम को जे.एंड.के बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था, ताकि उससे गांव की औरतों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके और अपनी घरों की हालात को सुधार सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि इस स्कीम को पूरी तरीके से मिसयूज किया गया है, जहां पे बहुत सारी कश्मीरी औरतों को इस ट्रैप के कर्जे में फंसाया गया। इस ट्रैप को समझने के लिए ये है आयशा, जो एक स्मॉल बिजनेस चला रही थी।
इसने इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन किया ताकि वो अपनी बिजनेस को और बढ़ा सके। बट इंस्टीड ऑफ सपोर्ट आयशा ऐसे ट्रैप में फंस गई जहां पे एक ही गलती ने पूरे ग्रुप को तबाह कर दिया। इसके बाद आयशा कहती है, इस ग्रुप ने हमें प्रॉमिस किया था कि इससे आप बिजनेसेस और अपने घरों की हालात सुधार लेंगे, लेकिन ये लोन्स के हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण हम पे ऐसा प्रेशर बढ़ चुका था कि उसको पे करना बहुत मुश्किल हो चुका था। अब इस आयशा की सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए हमें इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में यूजुअली 10 से 20 औरतें होती है जो सेम लोकेलिटी या फिर सेम गांव से होती है। ये ग्रुप रेगुलरली मनी को सेव करता है कलेक्टिवली ताकि उस ग्रुप का रिकॉर्ड मेंटेन हो सके, ताकि कभी कभी बैंक के ऑफिशियल्स अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, कभी ताकि वो उन वुमेन्स को एजुकेट कर सके। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज्वाइनिंग बेनिफिट्स में अब ये ग्रुप यहीं पे नहीं रुकता। तो आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसमें लोन कैसे मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पैसा ही पैसा होगा। अब जब ये ग्रुप बन जाता है तब इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं J&K बैंक में। अब ये ग्रुप एलिजिबल बन जाता है लोन लेने के लिए, जो बेस्ड होता है उस ग्रुप की कलेक्टिव सेविंग और क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर। याद रखिएगा, बैंक ग्रुप को लोन प्रोवाइड करता है, ना कि ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स को। अब जब पैसा वसूलने की बारी आती है तो पूरा ग्रुप रेस्पॉन्सिबल होता है रिपेमेंट के लिए। अब आप सबको लग रहा होगा सब ठीक ही तो है, पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ग्रुप की असल प्रॉब्लम। अब पहली बात, वुमेन्स को ये अश्योरिटी दी जाती है कि उनका इजीली प्रॉफिट होगा और क्विक रिटर्न्स भी मिल जाएंगे उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कुछ केसेस में तो वुमेन्स को प्रेशराइज किया जाता है, उन पे दबाव डाला जाता है लोकल एजेंट के थ्रू या फिर बैंक ऑफिशियल्स के थ्रू कि वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए ताकि वो एक लोन ले सके। और ये एजेंट्स कमीशन भी रिसीव करते हैं जब भी कोई नया ग्रुप बन जाता है, ताकि वो वुमेन्स को धकेल सके इनटू ज्वाइनिंग। तो एक बार जब लोन दिया जाता है तो उस ग्रुप में बहुत सारी वुमेन्स इलिटरेट होती है, जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज ना के बराबर होती है, और फिर वो मैनेज नहीं कर पाती उन फंड्स को। ये लोन्स हाई इंटरेस्ट रेट्स के साथ प्लस हिडन चार्जेस के साथ ग्रुप में आता है, जो कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है उन ग्रुप मेंबर्स के साथ। इन ग्रुप्स में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब अगर एक मेंबर ने गलत किया तो फिर पूरी ग्रुप को सफर करना पड़ेगा, और फिर इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ फिर ग्रुप में आपसी तनाव रहता है, जिसके कारण फिर ग्रुप में फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है। अब आखिर इससे कश्मीरी वुमेन्स पे क्या असर पड़ता है? पहला, हाई इंटरेस्ट रेट्स प्लस फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण जब ये वुमेन्स रिपेमेंट नहीं कर पाती लोन को कवर करने में, तब फोर्सफुली इनको एक एडिशनल लोन लेना पड़ता है ताकि वो पहले वाले लोन को खत्म कर सके। मतलब ये फिर एक ट्रैप बनता जाता है जो शायद ही खत्म हो सकता है। दूसरा, बहुत सारे केसेस में वुमेन्स को हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है बैंक एजेंट के थ्रू या फिर उस ग्रुप के मेंबर से, अगर वो फेल कर रही है उस लोन को कवर करने में। अब ये बात यहीं पर सीमित या खत्म नहीं होती, बल्कि इससे जो अभी तक हुआ है या होगा फैमिलीज और कम्युनिटीज के साथ, वो बहुत ही खतरनाक है जब आप समझोगे। बल्कि इस लोन और इस ईएमआई की वजह से बहुत सारे लोगों और बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड तक किया है। ये बात है 16 दिसंबर 2010 की, जब एक 40 साल का ओल्ड कारपेंटर बस स्टेशन में हार्ट अटैक की वजह से मरा। ये ट्रैवल कर रहा था दूसरे सिटी ताकि वो अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांग सके, जो उसको पे करना था, जो उसने 1 साल पहले एक प्राइवेट माइक्रो क्रेडिट फर्म से लिया था। गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिस्टर रामाचंद्र मूर्ति को एक हार्ट अटैक सहना पड़ा, जो उसको उन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने प्रेशर डाल डाल के करवाया था रिपेमेंट करने के लिए। बल्कि इतना ही नहीं, 80% फार्मर्स ने सुसाइड तक कमिट किया है इस लोन की वजह से। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग 3000 फार्मर्स ने सुसाइड कमिट किया है 2015 में, सिर्फ इस कर्जे की वजह से। ऐसा ही और एक केस हुआ था साउथ इंडिया में, जब 2 बच्चों की मां ने अपने ऊपर 2 लीटर कैरोसिन डाल के अपने आप को जला डाला, जिसकी बहस एक दिन पहले ही अपने हस्बैंड के साथ हुई थी, सिर्फ इस बात पे कि आखिर हम इतना सारा कर्जा चुकाएंगे कैसे। इस लड़की का नाम था शोभा। ये हेड थी बहुत सारे वुमेन ग्रुप्स की,
जिन्होंने पैसा उधार लिया था माइक्रो फाइनेंस से। एक तो इसको प्रेशराइज किया गया था इंटरेस्ट पे करने का, वो भी 12,000 का। ऊपर से उसको ये भी बोला गया था कि आप दूसरे वुमेन्स का भी कर्जा अदा करो। इतनी बुरी हालत हो चुकी है आज के जमाने में। ये तो कुछ भी नहीं है, बैंक आपके साथ कैसे खेल रहा है आपको समझ ही नहीं आएगा। पर टेंशन मत लो, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। आजकल बैंक्स का असली काम होता है आपको लोन्स और ईएमआई के जाल में फंसाना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर सको। और जो आजकल कश्मीरी लोगों के साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। 20,000 की सैलरी लेने वाला बंदा आज 70,000 का आईफोन ईएमआई पे ले रहा है। ये सच्चाई है आज हमारे कश्मीर की। यहाँ एसेट के बजाय लोग खर्चा करना पसंद करते हैं, क्योंकि शो ऑफ करना है ना। और इसी वजह से लोग आज और भी ज्यादा उस गरीबी के गड्ढे में गिर रहे हैं। पहला रूल, हाउ टू मैनेज मनी। सबसे पहले आपकी कमाई में से कुछ हिस्सा सेव होगा, फिर इन्वेस्ट होगा और फिर नीड्स के अकॉर्डिंग खर्चा होगा। इससे आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी जहां पे आपको पैसे के लिए अपनी सैलरी का वेट करना होगा। अब प्रॉपर सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं। पहला प्रिंसिपल, अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ चुका है, फिर अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा कम कीजिए। चाहे आपको इसमें कुछ महीने ही क्यों ना लग जाए, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पैसा बचा के कर्ज को पूरी तरह से चुकाने में ही भलाई है। नहीं तो ये सुकून से जीने भी नहीं देगी। एंड कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वांट्स, क्योंकि जो लोन लिया है चुकाना तो पड़ेगा ही। इसी के साथ आप और एक बात जहन में रखो, ऐसी चीज फाइनेंस पे मत खरीदो जो आपकी सैलरी का 30% से ज्यादा ले ले, वो भी मंथली। दूसरा प्रिंसिपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लोन लेने की सख्त जरूरत है, यानी कि इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में अगर आपको 1 लाख का लोन बैंक से चाहिए तो फिर आप 1.5 लाख ले लो। क्या बात कर रहे हैं? जी आपने सही सुना, वो इसीलिए 1 लाख तो आप पूरा खर्च कर लेंगे, तो जब कर्जा चुकाने की बारी आती है, वो भी इंटरेस्ट रेट्स के साथ, तब आप कहां जाओगे। कभी कभी सैलरी लेट भी आती है, तो फिर बैंक आप पर दबाव डालता है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपने जो एक्स्ट्रा 50,000 लिए थे, वो आप उसको रिपेमेंट में लगा दोगे। इससे 2 चीजें होंगी। पहली, आपकी सैलरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी, आप तब तक अच्छा खासा सेविंग भी कर लोगे और फिर उस लोन को आप आराम से रिपेमेंट कर दोगे। अगर आपको ये वाला प्रिंसिपल पसंद आया तो ये वीडियो आप अपनी फैमिली तक जरूर पहुंचा दो, ताकि उससे उनकी हेल्प हो सके। और अगर आपको ये पूरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। देखिए, लोन लेने का असल मकसद ये था कि आप उस पैसे से कोई बिजनेस बना लेते, ताकि उस बिजनेस से इनकम जनरेट हो सके। लेकिन लोगों की सोच तो देखो, ये 20 लाख की गाड़ी लोन पे खरीद लेंगे पर उसी पैसे को किसी बिजनेस में नहीं डालेंगे, ये जानते हुए भी कि उस गाड़ी से सिर्फ खर्चे पैदा होंगे और कुछ भी नहीं। जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में आसिफ और आयशा के बारे में बात करी कि कैसे ये लोग इस ट्रैप में फंसे, पर अब ये लोग इस ट्रैप से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये इस ट्रैप से बाहर आ भी जाएंगे। जाने से पहले अगर आपको ये जानना है कि आखिर हमारे कश्मीर का यूथ इतना बेरोजगार किस चीज की वजह से हो रहा है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।